Research design components. Today we are going to talk about hypothesis testing, real versus perceived. The philosopher Kant wrote of the nomenon, which is the reality, and the phenomenon, our experience of reality. जो reality है वो humans perceive करते हैं through 5 senses, which may not be that perfect. Say for example, जब sunlight पड़ती है और disperse करती है अपने 7 रेनबो कलर्स के अंदर, तो ट्रीज के ऊपर जब वो पहुंचती है सनलाइट तो ब्लू और रेड लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होती है. ये जो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होती है विच इज इन about 520 nanometers in wavelength, इसको जो कलर रिसेप्टिव कोन्स हैं आई में, वो इसको परसीव करते हैं. प्राइमरीली 3 तरह के कोन्स होते हैं ह्यूमन आई में, ब्लू कोन्स, ग्रीन कोन्स एंड द रेड कोन्स. जो ग्रीन लाइट है तो ग्रीन रिसेप्टिंग कोन्स 90% ऑफ द ग्रीन लाइट जो ये वेवलेंथ के अंदर है 520 नैनोमीटर्स में, वो उसे परसीव करते हैं, और 55% रेड कोन्स जो है लाइट को परसीव करते हैं, और फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करके इंटरप्रेट करता है कि ये कलर ग्रीन है. सो ह्यूमंस के अंदर 3 तरह के कोन्स होते हैं, ब्लू कोन्स, ग्रीन कोन्स एंड रेड कोन्स. जबकि जो रॉड्स होते हैं, रॉड्स का काम होता है डिम लाइट या नाइट में देखना. सो क्योंकि सीइंग और बाकी जो 4 परसेप्शंस हैं या जो सेंसेस हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि अगर एक चीज आपको जैसी नजर आती है, जैसे अगर आपको कलर ग्रीन नजर आ रहा है तो वही रियलिटी में भी, यूनिवर्स में भी वो उसी तरह हो. तो जो अब हमारा एक्सपीरियंस होता है एज ह्यूमंस, हम उसे फिनोमिनन कहते हैं, और जो अंडरलाइंग रियलिटी होती है वो नॉमिनन कहलाती है. आवर परसेप्शंस यानी जो इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं थ्रू आवर 5 सेंसेस, और जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट वी रिसीव फ्रॉम अदर्स, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एक्सपीरियंस को, which becomes our reality. लेकिन जो हमारी अपनी reality है जरूरी नहीं है कि वो universal reality हो. से एक एटम है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट तो इट लूजेस एनर्जी, और जब लूज करता है एनर्जी को तो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, विच इज द बेसिक लाइट पार्टिकल, एनर्जी पार्टिकल. तो a photon is emitted. This is called emission spectrum. यानी जो फोटोन है वो एक बेसिक एनर्जी पार्टिकल है. जब वो ट्रैवल करता है पार्टिकल्स की फॉर्म में तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, और या फिर वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो सीइंग वो परसेप्शन है जिससे humans 95% of the information receive करते हैं through the human eye. Rest of the 5% जो information है वो hearing से receive होती है, और फिर जो remaining 5% है वो बाकी जो 3 senses हैं जैसे smelling है, tasting और touching है, उससे information receive होती है. It means के ह्यूमंस जो देखते हैं या फिर वो जो सुनते हैं उसी के ऊपर उनका एक्सपीरियंस बेस करता है. तो ह्यूमन विजन जो है वो रेंज करता है बिटवीन 400 to 700
नैनोमीटर्स जो वेवलेंथ का मेजर है। सो जो 7 रेनबो कलर्स हैं उनको ह्यूमन आई परसीव कर सकती है, लेकिन एनिमल्स में ये परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। से फॉर एग्जांपल बीज एंड बटरफ्लाई, जो उनकी जो रेंज है, जिनको जो विजन की रेंज है वो 300 to 600 नैनोमीटर्स वेवलेंथ के जो कलर्स हैं वो परसीव कर सकते हैं। यानी इट मीन्स कि जी जो बटरफ्लाइज और बीज हैं वो अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी परसीव कर सकते हैं। उसी तरह जो रैटल स्नेक्स और पिट वाइपर्स होते हैं, सर्टेन वेराइटीज ऑफ स्नेक, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को परसीव कर सकते हैं, जिसको थर्मल सेंसिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है से ज्यादा वेवलेंथ्स के अंदर वो हॉट होती है, जैसे माइक्रोवेव्स होती हैं। सो एक पिट वाइपर जो है अपनी पिट के थ्रू, जो उसका थर्मल सेंसिंग ऑर्गन होता है, टेम्परेचर जोन्स को देख सकता है, इन अ सेंस कि अगर कोई पिच डार्कनेस के अंदर कोई ह्यूमन अप्रोच होता है, तो अगर जो ह्यूमन की जो वार्म बॉडी होती है उसको पिट वाइपर्स इन डार्कनेस भी परसीव कर सकते हैं। सो उनकी जो परसेप्शन होती है वो इंफ्रारेड रेस की भी होती है। सबसे ज्यादा कलर्स ऑन द ह्यूमन प्लैनेट जो है वो मैंटिस श्रिम्प के होते हैं, जिसमें 16 कलर रिसीविंग या रिसेप्टिव कोन्स होती हैं। तो मैक्सिमल एरे ऑफ कलर्स जो है वो परसीव कर सकती है मैंटिस श्रिम्प। सो इट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि जो ह्यूमन आई परसीव करे वही रियलिटी हो। बियॉन्ड द रेंजेस जो है इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट है, वो दूसरे एनिमल्स परसीव कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि जो ह्यूमन आई जो देख रही है, या वो जो हियर कर रही है या सुन रही है, जरूरी नहीं है कि दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ और द रियलिटी इन द यूनिवर्स। सो thus, anything that the Homo sapien perceives from the imperfect senses may not be the reality. Therefore, the association between the predictor and the outcome variables may not be the reality, but only a chance finding. Even after control of the confounding variables, removing bias, identifying synergism, and reporting effect modification. This means कि अगर एक researcher एक study conduct करता है to see an association between the predictor and the outcome variable, और अगर वो research design बहुत अच्छा भी होता है जिसमें सारे confounding factors को control किया जाता है, मैन मेड एरर को रिमूव किया जाता है, साइनर्जिस्टिक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया जाता है, वो वेरिएबल्स जो इंटरैक्ट करते हैं या साइनर्जिस्टिकली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई भी कर लें और इफेक्ट मॉडिफिकेशन को भी आइडेंटिफाई कर लें और रिपोर्ट कर लें। यानी एक फ्लॉलेस स्टडी को डिजाइन करने के बावजूद भी हमेशा ये चांस होता है कि एक एसोसिएशन प्रेडिक्टर और आउटकम वेरिएबल की वजह से सिर्फ एक चांस फाइंडिंग हो, क्योंकि ह्यूमन परसेप्शन जो है थ्रू 5 सेंसेस जो होती है वो इम्परफेक्ट होती है इन इटसेल्फ। नाउ, हाउ टू मिनिमाइज द रोल ऑफ चांस। रोल ऑफ चांस को टोटली खत्म नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। Based on researchers' previous experience with the study questions, say for example, जब आप literature review करते हैं और देखते हैं कि एक particular predictor variable और outcome variable के दरमियान क्या एसोसिएशन है, और मुख्तलिफ रिसर्च आर्टिकल से आप कंक्लूजन्स स्टडी करते हैं, तो एक जिसको
कहा जाता है कंसिस्टेंसी ऑफ द फाइंडिंग। फिर सिस्टमैटिक एनालिसिस से और मेटा एनालिसिस से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ होते हैं कि लगता है कि एक रोबस्ट एसोसिएशन है बिटवीन द प्रेडिक्टर एंड द आउटकम। उसके बेसिस के ऊपर यू डेवलप सर्टेन एक्सप्लेनेशंस ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, द स्टेटमेंट दैट कुड बी टेस्टेड। और टेस्ट कैसे करते हैं आप, उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करते हैं, से टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकला। सो दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। लेकिन अगर से टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस लगाने के बावजूद एक एसोसिएशन प्रेडिक्टर एंड आउटकम वेरिएबल के प्रूफ भी हो जाए कि दिस इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, अगेन देयर इज अ चांस कि वो जो एसोसिएशन हो वो मेडिकली या क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट हो या अनइम्पोर्टेंट हो। सो अगेन जितना भी आपका अच्छा रिसर्च डिजाइन होगा, जितनी भी रोबस्ट स्टडी होगी, उसके बावजूद रोल ऑफ चांस को कभी भी रूल आउट नहीं किया जा सकता टोटली। सो मिनिमाइज कैसे करेंगे रोल ऑफ चांस को? यू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस. A hypothesis is a prediction of an association between two variables under study that can be tested by applying tests of statistical significance. So, research में there are two types of hypothesis: alternate hypothesis and the null hypothesis. Alternate hypothesis को research hypothesis भी कहते हैं, और उसका simply मतलब होता है कि there is some difference between the two comparison groups with respect to the predictor or the outcome, or there is some association between the predictor and the outcome. जो नल हाइपोथेसिस है, जिसको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, वो ऑपोजिट होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का, which is there is no difference between the two comparison groups. For example, experimental group है और control group है. No difference between the two drugs, meaning the new therapy and the standard therapy, or there is no association between the predictor and the outcome variable. So, research में it is always the null hypothesis one accepts or rejects. यानी जो researcher है वो हमेशा comment करेगा कि null hypothesis वो accept कर रहा है, null hypothesis of no association, और उसे reject कर रहा है. जब null hypothesis को reject करते हैं तो automatically इसका मतलब होता है कि alternate hypothesis को accept किया जा रहा है. Example क्या है? There is no difference between two groups in incidence of disease. Say for example, cohort design में relative risk आपका 1 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि incidence of disease यानी outcome में कोई difference नहीं है दोनों groups में. जो एक group exposed था to the risk factor and the second group जो non-exposed था to the risk factor. और no difference in odds of exposure. Say in case control design odds ratio आपका 1 आता है, इसका मतलब है कि odds of exposure both groups में यानी cases में भी और control में भी similar था. इसका मतलब है कि cases और controls एक जैसे हैं with regard to the exposure, और कोई association नहीं है between the predictor and the outcome, or no difference between the efficacy of two drugs as in randomized controlled clinical trials. कि जो नया ड्रग आपने टेस्ट किया या जो कन्वेंशनल स्टैंडर्ड थेरेपी थी, उन दोनों की एफिकेसी में कोई डिफरेंस नहीं है, से इन क्योर ऑफ डिजीज, इम्प्रूवमेंट ऑफ डिजीज, या इन minimizing the side effects of the disease. So, for example, in an apparent association between Black American women
and increased risk of ischemic heart disease. एक apparent association है between the black race and in women and the increased risk of ischemic heart disease. तो hypothesis क्या आपको बताएगा? अगर वो alternate hypothesis आप बनाएंगे तो वो ये होगा, there is some difference in the risk of ischemic heart disease in white American women and the African American women. जो null hypothesis generate होगा वो ये होगा, there is no difference in the risk of ischemic heart disease in white American women and the African American women when all the confounders such as age and the smoking are held constant. Meaning कि age group भी वही है in women का और smoking status भी एक ही जैसा है, या तो सारे स्मोकर्स हैं या सारे नॉन स्मोकर्स हैं. जब आप कंफाउंडर्स को कंट्रोल करते हैं तो उसके बाद नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि नो डिफरेंस है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब है देयर इज सम डिफरेंस इन द प्रेडिक्टर एंड द आउटकम वेरिएबल्स. सो मर्डर ट्रायल, रियल लाइफ सिचुएशन, रियलिटी क्या है? से फॉर एग्जाम्पल दो तरह से रियलिटी को आप देख सकते हैं. से देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द विक्टिम एंड द पर्सन प्रोसिक्यूटेड. मतलब ये कि जिसको मर्डर किया गया और जिसको एक्यूज किया जा रहा है फॉर द मर्डर, उनमें कोई आपस में एसोसिएशन नहीं था, यानी नल हाइपोथेसिस इज ट्रू. अदर सिचुएशन क्या हो सकती है? देयर इज सम एसोसिएशन बिटवीन द विक्टिम एंड द पर्सन प्रोसिक्यूटेड, मीनिंग दैट कि जो जिस पर्सन को एक्यूज किया जा रहा है मर्डर, इनफैक्ट उसी ही ने मर्डर किया था. So there is an association and alternate hypothesis is true. इन दोनों सिचुएशन में करेक्ट डिसीजन मेकिंग क्या हो सकती है? से फॉर एग्जाम्पल इन द कोर्ट ऑफ लॉ द ज्यूरी डिसाइड्स आफ्टर सीइंग द कंक्लूजन्स ड्रॉन आफ्टर द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस या रिसर्च के बाद जो एविडेंस आया उसके बेसिस के ऊपर ज्यूरी ने डिसाइड किया दैट द एक्यूज्ड इज इनोसेंट एंड एक्सेप्ट्स द नल हाइपोथेसिस, मीनिंग कि कोई एसोसिएशन नहीं है बिटवीन द पर्सन प्रोसिक्यूटेड एंड द विक्टिम. इसका मतलब है कि यूनिवर्स में भी वाकई कोई एसोसिएशन नहीं थी, और जो ज्यूरी का जो एविडेंस बेस्ड डिसीजन था वो भी यही था कि कोई एसोसिएशन नहीं है. तो इनफैक्ट दिस इज द करेक्ट डिसीजन. दूसरा करेक्ट डिसीजन क्या हो सकता है कि देयर इज सम एसोसिएशन between the victim and the person prosecuted, meaning alternate hypothesis in fact true है, और ज्यूरी भी यही डिसाइड करती है एविडेंस देखने के बाद कि accused is the murderer, meaning rejects the null hypothesis of no association, thus accepting the alternate hypothesis that there is some association between the victim and the person prosecuted. So again this is a correct decision. ये तो दो correct decisions हैं. अब error क्या हो सकता है? Say for example universe में no association between the victim and the person prosecuted, लेकिन jury decide करती है कि there is some association और reject कर देती है null hypothesis को. The jury is making the alpha error or the type 1 error, right? Second possibility या second error क्या हो सकता है judgment में? कि association थी between the victim and the person prosecuted, that is alternate hypothesis true था, लेकिन jury decide करती है on the basis of the evidence submitted after the criminal investigations कि there is no association between the victim and the person prosecuted,
मीनिंग कि वो एक्सेप्ट करती है नल हाइपोथेसिस ऑफ नो एसोसिएशन को। तो इसका मतलब है कि अगेन वो एरर कर रही है, एंड दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड टाइप 2 एरर और द बीटा एरर। सो कॉन्सिक्वेंसेस या इम्प्लीकेशंस क्या होंगे अल्फा एरर करने के या बीटा एरर करने के? से फॉर एग्जाम्पल कि कोई एसोसिएशन नहीं थी बिटवीन द विक्टिम एंड द पर्सन who was accused of the murder, लेकिन अल्फा एरर हो गया और ज्यूरी कह रही है कि एसोसिएशन मौजूद है। इसका मतलब है कि जो एक इनोसेंट शख्स था उसको पनिश किया जा सकता है, मीनिंग दैट कि एक एक वो शख्स जिसने वो जुर्म नहीं किया था उसको रॉन्गली पनिश किया गया। This is the implication of making the alpha error. अब बीटा एरर करने का क्या implications हो सकते हैं कि से इनफैक्ट जो पर्सन एक्यूज था वही मर्डर था, लेकिन ज्यूरी ये कह रही है कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इस मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं है और एक गिल्टी शख्स को फ्री कर दिया गया। राइट? सो अब देखना ये होता है कि किसी भी सिचुएशन में जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो कौन सा एरर ज्यादा डेंजरस या डेट्रीमेंटल हो सकता है? क्या एक इनोसेंट को पनिश करना ज्यादा रॉन्ग डूइंग है या डेट्रीमेंटल है, या किसी गिल्टी को फ्री कर देना ज्यादा डेंजरस कंडीशन है? तो एनी सिचुएशन में, चाहे वो रिसर्च डिजाइन हो या वो रियल लाइफ सिचुएशन हो, देखना ये होता है कि चांसेस ऑफ मेकिंग अल्फा एरर कितने हैं एंड द चांसेस ऑफ मेकिंग बीटा एरर क्या हैं, और उसके ऊपर जो है उस डिसीजन मेकिंग को डिवाइस किया जाता है। मेडिकल रिसर्च, से फॉर एग्जाम्पल there is an apparent association between streptokinase injection IV within 4 hours of heart attack and improved survival in MI patients, myocardial infarction patients, right? So hypothesis testing में hypothesis क्या होगा? से null hypothesis का मतलब है कि there is no association between injecting streptokinase within 4 hours and improved survival in ischemic heart disease patients. Alternate hypothesis है कि there is an association कि जी अगर streptokinase injection within 4 hours of heart attack में अगर इंजेक्ट कर दिया जाता है तो सर्वाइवल इम्प्रूव होता है इन MI पेशेंट्स के अंदर। राइट? सो रियलिटी क्या हो सकती है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू हो सकता है या फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू हो सकता है। नाउ conclusion drawn in the research study on the basis of statistical tests, right? आपने hypothesis testing की और जो आपके results थे statistical लगा test apply किया, और फिर either on the basis of that you accept the null hypothesis or you reject the null hypothesis, meaning accept the alternate hypothesis, right? So correct decision क्या होगा कि null hypothesis is true if there was no association between streptokinase and improved survival in MI patients, और अगर universe में भी HO true है यानी null hypothesis true है, तो इसका मतलब है कि आपके जो research study के भी जो results हैं वो उसको complement कर रहे हैं, तो ये एक correct decision है, right? एक और करेक्ट डिसीजन क्या हो सकता है कि इन रियलिटी इन यूनिवर्स ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन में विद इन 4 आवर्स ऑफ हार्ट अटैक इम्प्रूव सर्वाइवल होता है MI के पेशेंट्स के अंदर, और आपके जो रिसर्च स्टडी के रिजल्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि यस
there is an association, इसका मतलब है कि on the basis of your study results you reject the null hypothesis और accept कर रहे हैं alternate hypothesis को, meaning कि correct decision है और ये statistically significant association है between the predictor and the outcome, that is the streptokinase injection and the improved survival in MI patients. जबकि जो अगर HO ट्रू होता और आप एक्सेप्ट कर रहे होते, आपकी रिसर्च स्टडी भी एक्सेप्ट कर रही होती नल हाइपोथेसिस को, यानी कि कोई एसोसिएशन नहीं है दोनों में, इट मींस के स्टैटिस्टिकली भी इट्स अ नॉन सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, यानी कोई अगर कोई एसोसिएशन को आप स्टडी करें तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है, नो एसोसिएशन है, राइट? सो इस केस में अगर आप ये देखें कि अल्फा एरर होता है, मीनिंग दैट a null hypothesis is true but you are rejecting the null hypothesis and accepting the alternate hypothesis, यानी स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन में देने में और इम्प्रूव सर्वाइवल में आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपकी स्टडी कह रही है कि ताल्लुक है। इसका मतलब ये है कि गैर जरूरी तौर के ऊपर आप स्ट्रेप्टोकाइनेस हर MI के पेशेंट को, इस्कीमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट को जो हार्ट अटैक के साथ आता है, आप उसको कीप ऑन इंजेक्टिंग स्ट्रेप्टोकाइनेस, और ये स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन कॉस्टली भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आगे जाके उसके साइड इफेक्ट्स हो, ड्रग इंटरैक्शंस हो और कॉम्प्लिकेशंस में चला हो जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रेप्टोकाइनेस की वजह से इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डेथ हो जाए पेशेंट्स के अंदर। सो अल्फा एरर को करने की इम्प्लिकेशन ये है कि आप यू कीप ऑन गिविंग द स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन, ये समझते हुए कि इसका कोई रोल है ऑन द इम्प्रूव सर्वाइवल इन MI पेशेंट्स, जबकि इम्प्लिकेशंस टाइप 2 एरर की क्या हो सकते हैं कि universe में there is an association between streptokinase injection and improved survival, लेकिन आपके स्टडी रिजल्ट ये कह रहे हैं कि there is no association, और एक्सेप्ट आप कर रहे हैं अपने null hypothesis को, मीनिंग कि एक हो सकता है स्ट्रेप्टोकाइनेस एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन हो जिससे वाकई इम्प्रूव सर्वाइवल है, जो रियलिटी में ये सिचुएशन है, तो फिर इसका मतलब है यू आर डिनाइंग अ लाइफ सेविंग मेडिकेशन टू द पेशेंट्स, राइट? तो देखना हर स्टडी में ये होता है कि अल्फा एरर अगर आप कर रहे हैं तो अल्फा एरर करना ज्यादा डेंजरस है या बीटा एरर करना ज्यादा डेंजरस है, एंड देन यू हैव टू वे एंड बैलेंस द टू। नाउ मेडिकल रिसर्च के अंदर अल्फा लेवल को, या जिसको पी वैल्यू कहते हैं, उसको सेट करते हैं p is equal to or less than 0.05 which is equal to 5%. Now अल्फा लेवल और अल्फा एरर में फर्क है। अल्फा एरर का तो मतलब ये है ना कि there is no association between the predictor and the outcome, or you reject the null hypothesis, right? और आप accept कर रहे हैं alternate hypothesis को। अल्फा लेवल का मतलब होता है कि किस लेवल के ऊपर आप इस एरर को सेट करना चाहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5% पे सेट करते हैं अल्फा लेवल को, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पी वैल्यू, इसका मतलब है कि there is only 5% chance of making the alpha error in this study, right? तो मेडिकल रिसर्च में आप p की वैल्यू या इस चांस को 5% से ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, वरना वो अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। यानी अल्फा एरर का चांस 5% हो या 5% से कम हो,
जितना कम होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा। उसी तरह मेडिकल रिसर्च में जो बीटा एरर है उसकी जो वैल्यू है वो 0.20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल 1 प्रोबेबिलिटी है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपका ट्रू है, दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। उसमें से जब आप बीटा को माइनस कर देते हैं, यानी उस एरर को माइनस कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो पावर ऑफ द स्टडी कहलाती है। जैसे अगर आप बीटा को 0.20 पे सेट करते हैं, जो मेडिकल रिसर्च में एक्सेप्ट किया जाता है, तो 1 माइनस 0.20 का मतलब है 0.80, which is 80%. That is the power of the study is 80%. Power का क्या मतलब है? The power of the study to detect an association between the predictor and the outcome if there exists one. यानी अगर वाकई कोई in the universe में association है between the predictor and the outcome variable, तो स्टडी में इतनी पावर होनी चाहिए, 80% पावर होनी चाहिए कि उसको वो डिटेक्ट कर सके, राइट। सो अल्फा को हमेशा आप 0.05 या उससे कम के ऊपर सेट करते हैं, दैट इज p इज इक्वल टू और लेस देन 0.05, और बीटा को हमेशा 0.20 या उससे कम के ऊपर सेट करते हैं, यूजली 0.2 पे करते हैं कि मिनिमम 80% पावर ऑफ द स्टडी होनी चाहिए। पावर ऑफ द स्टडी को बढ़ाने का एक और तरीका ये होता है कि आप सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं। जब सैंपल साइज इंक्रीज करता है तो ऑटोमेटिकली पावर ऑफ द स्टडी बेहतर हो जाती है। सो अगेन रियल लाइफ सिचुएशन एक सिनारियो है, हेवन और हेल। Say in universe or in reality there is no association between good deeds and entry into heaven. This is the null hypothesis, which is true in reality, that is in the universal reality hai, and the person believes there is no association. उसकी एक ह्यूमन बीइंग की भी यही परसेप्शन है, यही बिलीव है कि there is no association between the two, the good deeds and entry into heaven. And अगर ये यूनिवर्सल रियलिटी है तो अगेन दिस इज अ करेक्ट डिसीजन। दूसरा करेक्ट डिसीजन क्या हो सकता है कि in universe there is some association between good deeds and entry into heaven. इनका आपस में कोई ताल्लुक है, that is the alternate hypothesis is true, और the person belief system इस तरह का है कि वो रिजेक्ट करता है नल हाइपोथेसिस को, सेइंग कि जी नो, जो नो एसोसिएशन है उसको रिजेक्ट करता है और एक्सेप्ट करता है कि यस देयर इज सम एसोसिएशन बिटवीन डूइंग गुड डीड्स एंड एंट्री इनटू हेवन। तो इसका मतलब है कि वो भी करेक्ट डिसीजन कर रहा है। अब यहाँ पे एरर्स क्या आ जाते हैं। टाइप 1 एरर क्या होगा, से यूनिवर्स में देयर कोई एसोसिएशन नहीं थी, जबकि the person believes in an association and rejects the null hypothesis, right? तो ये type 1 error हो गया। टाइप 2 एरर या बीटा एरर क्या होगा कि एसोसिएशन इन रियलिटी तो यही थी कि अगर जो लोग अच्छे काम करते हैं दुनिया में वो हेवन में जाएंगे, लेकिन जो पर्सन का जो बिलीफ सिस्टम इस तरह का था कि वो एक्सेप्ट करता है नल हाइपोथेसिस को अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस के ऊपर या अपने रिलीजियस बिलीव्स के बेसिस के ऊपर, or okay, there is no association between the two. So this is the beta error. अब इसकी implications क्या हो सकती हैं? से अल्फा एरर, अगर वाकई कोई एसोसिएशन नहीं है between the good deeds and entry into heaven, और आप एक्सेप्ट करते हैं alternate hypothesis को, तो इसका मतलब ये है कि the person will keep on doing the good things, यानी वो अच्छे काम करता रहेगा जिससे यूनिवर्स को भी फायदा होगा, दूसरे लोगों को भी फायदा होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। तो
इस सिनारियो में अल्फा एरर करने का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि दूसरों को फायदा ही होगा इन द वर्ल्ड, राइट। बीटा एरर का क्या इम्प्लीकेशंस या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? से फॉर एग्जांपल, अगर वाकई कोई एसोसिएशन है बिटवीन गुड डीड्स एंड एंट्री इनटू हेवन, और एक पर्सन अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर जाकर ये एक्सेप्ट करता है कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द टू, इसका मतलब है कि वो he or she will be involved in wrongdoings जो हार्मफुल हो सकती हैं सोसाइटी के लिए, यूनिवर्स के लिए, और इसका अल्टीमेट आउटकम ये होगा कि फिर वो he is going to go into the hell। तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशन के अंदर बीटा एरर करना बहुत ज्यादा डेंजरस और डेट्रीमेंटल है। सो एनी लाइफ सिचुएशन में या एनी रिसर्च में, आप एकेडमिक रिसर्च कर रहे हो, मेडिकल रिसर्च कर रहे हो, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, आप किसी भी सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं कि रियलिटी क्या है, और आपके अपना जो परसीव डिसीजन है ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस आप गैदर करते हैं थ्रू योर 5 सेंसेस में, अगर उनमें कोई आपस में डिस्क्रिपेंसी है और आप अल्फा एरर करते हैं तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, और आप बीटा एरर करते हैं तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन वे एंड बैलेंस। So again an example from the medical sciences, randomized controlled clinical trial। ठीक है, एक रियलिटी क्या है कि there is no association between the new and the standard drug, and there is no difference in the efficacy of the two drugs, right। दोनों जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग है और जो स्टैंडर्ड ड्रग है, उनकी एफिकेसी में कोई फर्क नहीं है। दैट इज द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। दूसरे करेक्ट डिसीजन क्या हो सकता है? से फॉर एग्जांपल के या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि द न्यू ड्रग इज डिफरेंट, से बेटर इन एफिकेसी than the standard drug, which is your alternate hypothesis. Now, on the basis of your research study, जो आपने conclusions draw किए, पहला conclusion ये draw किया कि जी दोनों जो drugs हैं उनमें कोई difference नहीं है in efficacy, and you accept the null hypothesis। जो दूसरा decision है वो क्या हो सकता है? On the basis of the evidence provided by your study, कि दोनों जो ड्रग्स हैं, द एक्सपेरिमेंटल ड्रग एंड द स्टैंडर्ड ड्रग, उन दोनों में डिफरेंस है इन द एफिकेसी, सो यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द alternate hypothesis, right? So first scenario में null hypothesis true and you accept the null hypothesis, तो वो correct decision है। दूसरा करेक्ट डिसीजन क्या हो सकता है? alternate hypothesis is true and then you reject the null hypothesis and accept the alternate hypothesis। again this is the true situation, the correct decision making हुई है। अल्फा एरर यहाँ पे क्या है? टाइप 1 एरर के इन रियलिटी इन यूनिवर्स all null hypothesis is true, okay, there is no difference in the efficacy of the two drugs, but you reject the null hypothesis। इसका मतलब है कि you are in error, you are making an alpha error। दूसरा एरर टाइप 2 एरर क्या हो सकता है? कि दोनों ड्रग्स की एफिकेसी में फर्क था। इनफैक्ट जो नया एक्सपेरिमेंटल ड्रग है वो it was better in the efficacy than the standard drug, लेकिन you accept the null hypothesis कि इनकी efficacy में कोई difference नहीं है, so you are making the beta or the type 2 error, right? तो alpha error की implications क्या हो सकती हैं? जैसे हमने previous example में देखा between जब streptokinase injection and the improved survival in MI patients, तो कोई भी नया ड्रग
अगर उन स्टैंडर्ड ड्रग के साथ कंपेयर करने में अगर उनमें कोई एसोसिएशन नहीं है, उनकी एफिकेसी एक तरह ही की है और आप अल्फा एरर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो नया एक्सपेरिमेंटल ड्रग है वो कॉस्टली ज़्यादा हो सकता है, आगे जाके उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ड्रग इंटरैक्शंस हो सकते हैं और इनफैक्ट लॉन्ग टर्म यूज़ के अंदर हो सकता है इंसिडेंस ऑफ डेथ जो है वो ज़्यादा हो जाए जो पेशेंट्स उस ड्रग को रिसीव कर रहे हैं। तो अल्फा एरर करने के ये इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जबकि बीटा एरर करने के क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि से अगर इन रियलिटी जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग था वो बेटर था इन एफिकेसी में और आप कह रहे हैं कि नहीं बोथ द ड्रग्स जो हैं वो सिमिलर हैं एफिकेसी में, तो इसका मतलब है कि आप नए जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग है उसको नहीं यूज करेंगे पेशेंट्स के अंदर और दिस एक्सपेरिमेंटल ड्रग में भी लाइफ सेविंग हो सकता है वो और आगे जाके वो इम्प्रूव करे सर्वाइवल पेशेंट्स के अंदर। ये भी हो सकता है कि उससे लेस कॉम्प्लिकेशंस हो और लेस ड्रग इंटरैक्शंस हो और बाकी वो एक बेहतर ड्रग होता अगर उसको यूज किया जाता। तो अगेन ये इम्प्लिकेशंस हैं मेकिंग टाइप 1 एरर के या मेकिंग टाइप 2 एरर के। तो ये बैलेंस करना होता है कि वे इन बैलेंस करें कि आप टाइप 1 एरर करना ज़्यादा खतरनाक है या टाइप 2 एरर करना ज़्यादा detrimental है for the patients. So again the quick recap consequences of making alpha and beta errors. For making the alpha error, the new, that is the experimental drug, may be costly, may have yet undetected long-term side effects. यानी alpha error आप करते हैं and then you keep on using the experimental drug, तो उसकी वो कॉस्टली भी हो सकता है इन द लॉन्ग रन और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स या ड्रग इंटरैक्शंस भी आ सकते हैं या इंसिडेंस डेथ का बढ़ सकता है among the patients who are taking that experimental drug. For making the beta error, the effective new drug that could be life-saving or improve survival or may have less side effects than the standard drug is denied. That is, एक effective treatment को आप deny कर रहे हैं और वो treatment जो है वो हो सकता है life-saving हो, वो improve कर सकती हो survival को, उसके less side effects हों और less drug interactions ho or less complications ho in the long run, right? With an alpha level of 0.01, यानी alpha level को usually medical sciences में 0.05 के ऊपर रखते हैं, लेकिन अगर आप इसको मजीद stringent कर दें यानी 0.01 कर दें, meaning only 1% chance of making the alpha error या 1% chance of rejecting a true null hypothesis. तो जितना आप stringent कर देंगे अल्फा को उतने कम chances होंगे कि आप अल्फा error करें. The change in alpha will also affect the beta, यानी alpha level को आप कम करते हैं, stringent करते हैं या बढ़ाते हैं तो beta error के ऊपर inverse effect होता है. Decreasing alpha level from 0.05 to 0.01, that is from 5% to 1%, increases the chance of beta error. That is, के यूनिवर्स के अंदर alternate hypothesis true था, that is कि कोई दोनों ड्रग्स में या predictor and outcome में association है या दोनों ड्रग्स में difference है, लेकिन you accept the null hypothesis making a beta error, तो इसका मतलब है कि चांस ज़्यादा हो गया बीटा एरर का जब आपने अल्फा एरर को कम किया, right?
Therefore, in a particular research study, decide beforehand what would be more detrimental for the participants, that is making the alpha or the beta errors. So, कोई भी रिलेशनशिप एसोसिएशन जब आप स्टडी कर रहे होते हैं रिसर्च के अंदर बिटवीन द प्रेडिक्टर एंड द आउटकम, या तो ड्रग्स को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो बिफोर हैंड आप ये देखें कि इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं अल्फा एरर करने की एंड बीटा एरर के, एंड अकॉर्डिंगली जो है आप या अल्फा एरर को अल्फा लेवल को मजीद स्ट्रिंजेंट कर सकते हैं ताकि अल्फा एरर के चांसेस कम हो जाएं, या फिर आप बीटा एरर को कम कर सकते हैं और पावर ऑफ स्टडी को बढ़ा सकते हैं. So, say in reality null hypothesis is true, और null hypothesis जो true है उसकी probability जो है वो that is equal to 1. Total probability that the null hypothesis is true is 1, और इस 1 में से जब आप alpha error की probability या chance को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो फिर वो आपका correct decision आ जाता है. जैसे correct decision फर्स्ट सेल में आप देखें 1 माइनस अल्फा, यानी टोटल जो प्रोबेबिलिटी है कि जी नल हाइपोथेसिस ट्रू है उसमें से आपने अल्फा एरर की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया. उसी तरह जो करेक्ट डिसीजन है कि 1 माइनस बीटा, उसका क्या मतलब है कि यूनिवर्स में ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है और उस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो ट्रू है उसकी प्रोबेबिलिटी टोटल 1 है. 1 में से आपने जब बीटा एरर को माइनस किया तो इसका मतलब है कि पावर ऑफ द स्टडी आपकी आ गई. एंड व्हाट इज द पावर ऑफ द स्टडी? पावर ऑफ द स्टडी का मतलब ये है कि उस स्टडी में इतनी पावर है कि वो डिटेक्ट कर सके कोई एसोसिएशन को बिटवीन द प्रेडिक्टर एंड द आउटकम इफ देयर एग्जिस्ट वन. अगर वाकई कोई एसोसिएशन है यूनिवर्स में तो स्टडी में उतनी पावर है कि उसको डिटेक्ट कर सके. सो दिस इज द सेम थिंग, सिर्फ ये कि इसको ज्यादा इलाबरेट कर दिया गया है. सी फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स में नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने अपने स्टडी जो रिसर्च स्टडी है उससे जो एविडेंस मिला उसके बेसिस के ऊपर यू एक्सेप्ट द नल hypothesis, that is the researcher accepts the null hypothesis. तो 1 माइनस अल्फा एरर का मतलब है कि आपने उस रिसर्च स्टडी के अंदर अल्फा लेवल को सेट किया था 5% के ऊपर, यानी पी को 0.05 के ऊपर सेट किया था. तो 1 माइनस 0.05 विच इज इक्वल टू 0.95 और परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब है 95%, which means 95% chance of being correct that there is no association between the predictor and the outcome variables, and therefore no difference in the experimental and the control groups. यानी प्रेडिक्टर और आउटकम में, रिस्क फैक्टर में और उस पर्टिकुलर डिजीज में कोई रिलेशनशिप, कोई एसोसिएशन नहीं है, या फिर दो ड्रग्स जो आप टेस्ट कर रहे हैं उनमें आपस में कोई डिफरेंस नहीं है. तो नो एसोसिएशन है या नो डिफरेंस है, इसका मतलब है नो एसोसिएशन और नॉन सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, राइट? नाउ अल्फा एरर का मतलब क्या है? अब इसको देखने के लिए जो पी वैल्यू है, आप मेडिकल साइंसेस में इट इज ऑलवेज सेट एट less than or equal to 0.05. See the lower p value,
P is set at 0.05 या अल्फा लेवल को 0.05 के ऊपर सेट किया जाता है। इसका मतलब है chances of making the alpha error is less than 5% in this study। तो इसका मतलब है कि जब आप अल्फा एरर नहीं कर रहे हैं तो जो एसोसिएशन है वो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है। यू आर एक्सेप्टिंग the alternate hypothesis of some association or significant association। अगर p वैल्यू को या अल्फा लेवल को आप ग्रेटर देन 0.05 कर देते हैं तो इसका मतलब है द चांस ऑफ मेकिंग अल्फा एरर इज मोर देन 5%, यानी 5% से ज्यादा चांस है कि आप अल्फा एरर करेंगे। सो इन मेडिकल स्टडीज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी p वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 आती है तो वो इन फैक्ट नो एसोसिएशन है, नॉन सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है, राइट। उसी तरह मेडिकल साइंसेस में, मेडिकल रिसर्च में बीटा एरर जो है उसकी वैल्यू को 0.20 के ऊपर सेट किया जाता है कि बीटा एरर का चांस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर आप 1 माइनस बीटा एरर करते हैं यानी टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज 1, उसमें से बीटा एरर को माइनस करते हैं तो वो 0.80 हो जाता है विच इज 80%, मीनिंग द पावर ऑफ द स्टडी टू डिटेक्ट एन एसोसिएशन between the predictor and the outcome, and therefore the difference between the experimental and the control group, or the difference between the two tested drugs, right? तो इसका मतलब ये है कि आपकी पावर ऑफ द स्टडी 80% हो गई है। आप बीटा की जो वैल्यू है इसको ज्यादा स्ट्रिंजेंट भी कर सकते हैं। से अगर आप बीटा को 0.10 के ऊपर रख देते हैं तो जब 1 माइनस 0.10 होगा तो 0.90 हो गया विच इज 90%, यानी पावर ऑफ द स्टडी को आपने बढ़ा दिया, 90% कर दिया, यानी 90% पावर है उस स्टडी के अंदर टू डिटेक्ट एन एसोसिएशन इफ देयर एग्जिस्ट वन। अगर वाकई इन रियलिटी यूनिवर्स में कोई एसोसिएशन है बिटवीन द टू वेरिएबल्स तो उसको वो डिटेक्ट कर सके, यानी सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है। पावर ऑफ द स्टडी को बढ़ाने का एक और तरीका होता है व्हेन यू इंक्रीज द सैंपल साइज। लेकिन जब आप बीटा की वैल्यू को कम कर देते हैं, स्ट्रिंजेंट कर देते हैं, तो अल्फा एरर का चांस ज्यादा हो जाता है। और अल्फा की वैल्यू, अल्फा लेवल या पी वैल्यू को आप स्ट्रिंजेंट कर देते हैं, जैसे 0.05 से भी कम करके आपने इसको 0.01 कर दिया, मीनिंग ओनली 1% चांस ऑफ मेकिंग अल्फा एरर, तो बीटा एरर का चांस बढ़ जाता है, एज वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। So this is all for today. Thank you. So the moral of the story is that you find science in God, not God in science. Meaning that कि जो हमारे 5 senses हैं, जो human beings के 5 senses हैं, वो imperfect senses हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो आप information seeing से या अपने vision से ले रहे हैं, जो 90% इंफॉर्मेशन होती है जो आप परसीव कर रहे होते हैं, और 5% इंफॉर्मेशन हियरिंग से आप ले रहे हैं, वो ट्रू हो, वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जिसको कहा जाता है कि आंख भी धोखा खा सकती है, और जरूरी नहीं है कि जो आपने देखा हो, वो सुना हो, वो ट्रूथ हो। सो universal truth can be different क्योंकि different living beings universe को different तरीके से perceive कर रहे होते हैं through their own more developed or less developed sensory organs. So it is always good to find science in God and not God in science.